तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, हमने फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंस क्या देखा था? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है हमने देखा था। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन लिया डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट का या ह्यूमन डेवलपमेंट का बात करते हैं खासकर, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मेरा पब्लिश होता है, ठीक, तो उसको कौन पब्लिश करता है? मेरा यूएनडीपी पब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होता है? मेरा एजुकेशन देखा जाता है, हेल्थ देखा जाता है और फिर इनकम देखा जाता है। क्लियर, ये सब चीज था। अब आते हैं सेकेंड सेकेंड चैप्टर पे जो हमारा आज का टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, इसके बारे में मैंने एक बेसिक आइडिया या फिर एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था फर्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, कि हम लोग इकोनॉमी को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, क्लियर। उसके पहले कल हमने एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया था सब्सिडी का, वो एग्जाम में आ भी चुका है, एक दो बार गलती भी हो जाता है, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए क्या होता है कि बच्चों मार्केट के अंदर 100 रुपए कैडबरी मिल रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भैया ये रहा कैडबरी बनाने वाला कंपनी रहा। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भैया वैलेंटाइन वीक आने वाला है, तो गरीब आशिक टाइप के जो लोग हैं, ठीक है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे 100 लोग का मतलब कैडबरी। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि उनको सब्सिडी देते हैं 40 रुपए का। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि जो पहले कैडबरी 100 रुपए का मिल रहा था मेरा, ठीक है, अब क्या बोलेगा गवर्नमेंट, क्या बोलेगा इस कंपनी को कि भैया एक काम देखो, हमारी कंट्री में इतने गरीब मजदूर लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो उन पे थोड़ा रहम खाओ, आप एक काम करो 100 रुपए कैडबरी मत बेचो, आप 40 रुपए कैडबरी बेचो। ठीक है, अब बाकी जो आपका नुकसान हो रहा है 60 रुपए का पर पीस के हिसाब से, तो आप जितना बेचोगे उतना हिसाब से पर पीस के हिसाब से आपका जो नुकसान होगा मैं भरूंगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट सब्सिडी का पैसा किसको मिलता है? ना कि प्रोड्यूसर को, मतलब उस ना कि कस्टमर को मिलता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? नहीं बात, सब्सिडी का पैसा किसको मिलता है? कंपनी वालों को मिलता है, जिससे कि वो सस्ते रेट पे मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सस्ते रेट में बेच सके। क्लियर। अब देख लेते हैं आज का हमारा चैप्टर, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टरल क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया। तो बहुत सारे क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग इकोनॉमी को बांट सकते हैं। तो हमने क्या देखा था मेरी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, क्या कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, उसके अलावा हम लोग मतलब डिवाइड कर सकते हैं किसमें? ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक, क्या होता है बताऊंगा बाद में। ये तो आप क्या कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तो क्लियर था हमारा। ठीक है, प्राइमरी मतलब क्या, मिलनी की जो फ्री फंड का हमको मिल जाए नेचर से, मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब। ठीक, और सेकेंडरी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो वाला। टर्सरी हमारा क्या, सर्विस सेक्टर। ठीक है, बहुत डिटेल हमने किया था फर्स्ट क्लास के अंदर, तो जिसने अटेंड नहीं किया तो जाके देख सकता है उसको। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या, उसका क्या होता है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ठीक, ये इनमें डिफरेंस क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर मेनली क्या होता है, एक टाइप से फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, जहाँ पे मतलब वर्क सिक्योरिटी मिले, ठीक, जॉब सिक्योरिटी मिले, और अदर बेनिफिट्स लाइक हेल्थ बेनिफिट हुआ, ठीक है, छुट्टी मिले, पेड लीव मिले, ठीक है, इस टाइप का चीज मिले। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो गया, ऑफिस हो गया तुम्हारा, ठीक है, कोई कंपनी हो गया, ऑफिस हो गया, ये सब चीज हो गया हमारा। ठीक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो गया कि जहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज है कल रहे ना रहे पता नहीं। ठीक, उसके अलावा क्या होता है यहाँ पर कि कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, कुछ टाइप का कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक, अगर आप फिट हो तो काम करो, फिट नहीं रहोगे तो काम जाएगा आपका। जैसे एग्जाम्पल, ठेला वाला हो गया, रिक्शा वाला हो गया, छोटा मोटा शॉपकीपर हो गया। ठीक है, उस टाइप का चीज। तो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इंडिया के अंदर अप्रोक्स नहीं भी तो मोर देन लगभग 90% जो लोग है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत कम है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल इकोनॉमी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी। क्लियर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी का डिफरेंस? हेलो, नहीं, जहां पर देखो सिंपल सा बात है, इसको ऐसे समझ सकते हो, जिन लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी है, ठीक ना, जिन लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होगा जहां पर जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, पहला बात तो ये। ठीक, जॉब सिक्योरिटी होगा, दूसरा क्या, वहां मान लो अदर बेनिफिट भी मिलेगा उन लोग को, लाइक हेल्थ बेनिफिट हो गया, ठीक है, मेडिकल क्लेम हो गया, एक्स्ट्रा सब चीज। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करता है वो लोग, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में काम करता है वो लोग हायर पोस्ट पे, ठीक है, उनको पता होता है कि भैया मैं जॉब है छूटेगा तो मिल जाएगा दूसरा। ठीक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे एग्जाम्पल डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, एग्जाम्पल घर में झाड़ू पोछा मारने वाला। ठीक है, अब क्या होता है, प्रोफेशन के हिसाब से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते कि वो लोग मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ये प्रोफेशन ने चुन लिया और ये इसको हमने डिवाइड कर दिया, अरे ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। ठीक, ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि वो संगठन, वो क्षेत्र है, ठीक ना, वो जो वर्किंग कंडीशन है या फिर जो वर्किंग एनवायरमेंट है वो कैसा है, वर्किंग फील्ड कैसा है, वो इंस्टीट्यूशन कैसा है जहाँ वो काम कर रहा है। इस एग्जाम्पल लिया जाए, वो एक मान लिया जाए कि एक शेफ, ठीक ना, खाना बनाने वाला, ठीक, वो मान लो 5 स्टार होटल में काम कर रहा है। ठीक है, तो
वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खाना मतलब काम कर रहा है, ठीक। लेकिन मान लो कल को वही इंसान, अगर मान लो कोई रेसिडेंट का जॉब चला गया उसका, और वो ढाबे में जाके खाना बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो गया। तो सिंपल सा मतलब ये कि ऐसा सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर सके, गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स ले सके, ठीक ना, उसके ऊपर रेगुलेशन करना इजी हो जाए मेरा, वो हो जाएगा मेरा फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पर उसको मॉनिटरिंग करना, टैक्सेस लेना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो जाए, ठीक ना, तो हो जाएगा मेरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब जैसे इस केस में क्या है, यहाँ पे क्या है कि पूरा अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ, उसको पता कितना सैलरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से उसका टैक्स कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ढाई वाला क्या है कि सिंपल सा ढाई वाला जितना बताएगा, इनकम नहीं बताएगा तो उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, टैक्स चोरी करना या फिर उतना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे मॉनिटरिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, थोड़ा अच्छे से होता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि वो टैक्स से चोरी हो गया, ये सब चीज ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे उतना अकाउंटिंग होता नहीं, मॉनिटरिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहता है कि भैया इनफॉर्मल से मेरा इकोनॉमी फॉर्मल हो जाए, मतलब क्या, वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, ठीक है। गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट के पास करवा लेगा, तो उसके पास रूल एंड रेगुलेशन आ जाएगा, डेटा वगैरह सबमिट करना पड़ेगा उसको, तो ये फिर क्या होगा, थोड़ा मोड़ा ये एक टाइप से रजिस्टर्ड हो जाएगा या फिर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। क्लियर ये बात। और दूसरा बात है, अगर मान लो कोई रजिस्टर होकर ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो उसके पास गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशंस भी आ जाएगा, एग्जांपल, ठीक है, कि आपको अपने वर्कर्स को ये फैसिलिटी देना पड़ेगा, ठीक, ये सब चीज देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। वो भी नहीं आएगा। हाँ। हाँ। वो उसको सेल्फ, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइज की पिछले बात है, वो फॉर्मल है, ऑर्गेनाइज है। मतलब देखो, जहां पर जिसको इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आता, क्या समझना, जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, जो कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहा है ना, वो फॉर्मल सेक्टर हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन तब भी आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैंने क्या बोला इतना, मैंने क्या बोला, सब कुछ ग्रे एंड व्हाइट नहीं होता है, ठीक ना, एक मिडिल चीज भी होता है। मैंने बोल दिया ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास 10 में कब देख रहे हैं, तो क्लास 10 में उतना डीप में नहीं जाएंगे, जब आए तो उतना डीप में जाएंगे, ठीक है। तो हमको आई समझना है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए इकोनॉमिक के सेक्टर को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर। क्लियर ये चीज। अब मैंने क्या बताया था पहला क्लास के अंदर, क्या जैसे जैसे कंट्री डेवलप करता है ना, डेवलपिंग, जैसे कंट्री डेवलपिंग होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जीडीपी के अंदर जो एग्रीकल्चर का शेयर होता है ना, मतलब परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन, वो धीरे रिड्यूस करने लगता है, बिकॉज परसेंटेज में रिड्यूस करता है, नॉट इन रियल टर्म, ठीक है, परसेंटेज में रिड्यूस करता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है, या फिर अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है। जैसे एग्जांपल यूएसए के अंदर क्या है कि वहाँ का यूएसए के इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर 2 या 3% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है। तो वही है कि डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस एंड इन सर्विस इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ये पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जैसे से 3 स्टेज में डेवलपमेंट होता है ना, क्या, अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप, ठीक। तो जैसे से हम लोग ऊपर जाते हैं ना, कि अंडर डेवलप से डेवलप जाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि जीडीपी के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है वो धीरे कम होता रहता है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ और जो सर्विस सेक्टर हुआ उसका कंट्रीब्यूशन धीरे ज्यादा बढ़ते रहता है, ठीक है। क्लियर है। अब ये हमारे कंट्री में क्या होता है, सर्वे होता है एनएसओ का, ठीक है, वो मिलकर क्या सर्वे कंडक्ट करता है कि हमारे कंट्री के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, वो सर्वे कंडक्ट करता है, तो एनएसओ याद रखना है, बस खत्म। तो वहीं से हमको डेटा मिलता है, हर 5 साल में एक होता है ये बार। तो यहाँ पे याद रखने का चीज क्या है कि पहला एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डेटा है कौन इकट्ठा करता है, एनएसओ। कितने साल में, 5 साल में एक बार, ठीक है। अब मिलिए आते हैं चैप्टर के ऊपर। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, बहुत सारा एक्टिविटीज दिखा रहा है, क्या, ये ठेला पे घूम घूम के बेच रहा है अपना सामान, ठीक है, ये कुलिया काम कर रहा है, ठीक, ये ईंटा बना रहा है भट्टी में, ये यहाँ फार्मिंग कर रहा है, तो यहाँ कपड़ा बेच रहा है, तो अल्टीमेटली ये सब क्या इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखो कल को क्या हुआ, इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लॉकडाउन लगा, दुकान बंद, कोई पैसा इनको नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर उनको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, ठीक, उनको सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको वर्क फ्रॉम होम या फिर अदर चीज होगा तो उनको सैलरी मिल जाएगा। बीमार पड़ेंगे तो इनको अपने जेब से लगाना पड़ेगा पैसा, कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन वही गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिनको हायर पोस्ट है उनको एक टाइप से वो फैसिलिटी मिल जाएगा, ठीक, खर्चे का। तो ये भी हम देख सकते हैं कि उनको मेडिकल रिलीफ मिलता है, ये सब, ठीक है। तो देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो मैंने क्या बताया था कि प्राइमरी सेक्टर मेरा होता है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर मेनली जो भी एक्टिविटीज होता है वो किसका यूज करता है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक। वो नेचर ने हमको फ्री फोकट में दे दिया, ठीक। जैसे एग्जाम्पल फॉरेस्ट, कुछ करना तो हमको पड़ा नहीं। माइंस, जो कोयला वगैरह निकालते हैं, कुछ करना तो पड़ा नहीं हम लोग को, ठीक ना। ओशियन जाके मछली पकड़ लेते हैं, फिशरीज, ठीक, वो हम लोग को मिल गया फ्री में।
ठीक है, तो वो आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्लियर ये सब चीज। तो प्राइमरी सेक्टर में कल्चर सेक्टर प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स, जो नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस होता है हमारा वो हो गया, जैसे पोल्ट्री हो गया हमारा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर हो गया हमारा, कमर्शियल फार्मिंग हो गया हमारा, एग्रीकल्चर हो गया हमारा, माइनिंग हो गया हमारा, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वही क्या होता है, उसी को हम वैल्यू एडिशन करते हैं कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जैसे एग्जाम्पल यहाँ से कोयला निकला तो उस कोयला को हमने यूज किया, ठीक है, यहाँ से आयरन ओर निकला तो यहाँ से जाकर फिर उसने आयरन हमने बनाया यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, जैसे कपड़ा दिखा रहा है, ठीक, तो कपड़े के लिए धागा कॉटन कहाँ से आया, प्राइमरी सेक्टर से आया। ठीक है, ये कार हुआ तो इसके लिए जो मटेरियल आया तो कहाँ से आया, यहाँ से आया मेरा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो होता है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, मेरा प्राइमरी से आता है। सेम उसी टाइप का टर्शरी सेक्टर कहाँ से आता है, वो मेरा प्राइम मतलब सेकेंडरी से आता है। क्लियर, क्योंकि अगर ट्रेन बनेगा, कार बनेगा, तभी तो वो ओला उबर का सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएगा ना। क्लियर है, कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, तो वो जाके देख लेना, 9th क्लास का फर्स्ट था। ठीक है, तो हाँ, when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector। मतलब क्या, जब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कुछ बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर। क्लियर है, दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। तो मेनली क्या होता है, चाहे कोई भी चीज ले जाए, चाहे टर्सरी सेक्टर के अंदर भी क्यों चीज यूज क्यों ना हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से ही आ रहा है। ठीक, तो प्राइमरी इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये मतलब कहीं ना कहीं बेस प्रोवाइड करवा रहा है, बिना इसके हम लोग कर ही नहीं पाए। एग्जाम्पल ले लिया जाए, अगर मान लो माइनिंग नहीं होगा हमारा, ठीक है, तो माइनिंग नहीं होगा तो कोल से मतलब आयरन वगैरह नहीं बनेगा, आयरन वगैरह नहीं बनेगा तो ट्रेन कहाँ से बनेगा, गाड़ी कहाँ से बनेगा, कार कहाँ से बनेगा, फिर ओला उबर उबर ओला कहाँ से चलेगा। ठीक है, वो जो सर्विसेज मिलता है वो कहाँ से मिलेगा? इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है किसी भी कंट्री को। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सबसिक्वेंटली मेक, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sector। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर कवर एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट आर एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो थ्रू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर से हम लोग को जो मटेरियल मिला है हम उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। क्लियर है, since this sector became associated with the different kind of industries that came up, it is called industrial sector। इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं हम लोग। अब आता है टर्सरी, टर्सरी सेक्टर में क्या बताया कि आपने जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, these are activities that help in the development of primary and secondary sector। क्योंकि देखो एग्जांपल मैंने क्या बताया, तीनों सेक्टर अपने डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। अब प्राइमरी सेक्टर ये रहा, ठीक है, टर्शरी सेकेंडरी ये रहा, टर्शरी ये रहा। ठीक, अब मान लो टर्शरी सेक्टर के अंदर क्या हुआ कि आपने मान लो इक्विपमेंट्स बना के सर्विस प्रोवाइड करा, लेकिन एग्जांपल ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर आपने बनाया, ट्रैक्टर बना के आप क्या करो, सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्या भैया आओ ट्रैक्टर खरीदो या हायर करो ट्रैक्टर को। ठीक है, हायर करके आप क्या काम करोगे, सर्विसेज दे रहे हो, तो हायर करके जब काम होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर खेत में भी काम होगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा टर्सरी सेक्टर और टर्सरी के आगे भी कुछ सेक्टर होता है, दो, ठीक ना, वो हायर क्लासेस में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो मेनली क्या होता है, हमारा टर्सरी सेक्टर के अंदर जो चीज बनाता है एक ठीक ना, वो सर्विसेज भी कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल टर्सरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रोबोटिक्स ले लिया जाए। ठीक है, तो रोबोटिक्स का एग्जाम्पल हम लोग प्राइमरी में भी बाद में कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इसको इंप्रूव करने के लिए, और उसका यूज हम लोग सेकेंडरी में भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो मतलब क्या कि दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक ना, तो टर्सरी सेक्टर जो हमारा क्या वो भी हेल्प कर सकता है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने में। क्लियर है ये चीज, एग्जांपल देखा मैं रोबोटिक्स का। क्लियर है, दीज एक्टिविटीज टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लोग क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है। ठीक है, सर्विस दे रहा है। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड्स, ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक, वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कुछ, लेकिन वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कुछ प्रोड्यूस हो सके उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको इंकरेज कर रहा है, उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। क्लियर है ये चीज, since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called service sector। ठीक है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर क्या होता है, कोई गुड्स नहीं होता है। ठीक है, कोई गुड्स नहीं आपका प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपका सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, हाँ, कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन इसी में आ जाता है, शिपिंग भी इसमें आ जाता है, रेलवे भी इसमें आएगा, एयरवे भी इसमें आएगा, क्या कहते हैं, स्विगी जोमेटो स्विगी, ठीक है, ये सब इसी में आएगा, उबर ओला इसी में आएगा। ठीक है,
जो वो क्या कहते हैं अर्बन क्लैप, जो कंपनी स्टार्ट हुआ एग्जाम्पल, घर में आके ऐसी ठीक कर देता है, बाल काट देता है, वो भी इसी में आएगा। क्लियर है? तो सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड मोर एसेंशियल सर्विस, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, टीचिंग हो गया, ठीक है ना, तो मैं भी सर्विस ही दे रहा हूँ ना एक टाइप से यहाँ पर, तो मैं भी सर्विस सेक्टर का एक पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं गिनाएगा। देखो, टीचिंग, मान लो एक टीचर भी टीचिंग कर रहा है, मैं भी एक टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा, क्योंकि इसका रीजन मैंने फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा, लेकिन वही अगर मान लो कोई अन अकेडमी में पढ़ा रहा है एग्जाम्पल, या फिर कोई कॉलेज में पढ़ा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैलकुलेट होगा। क्यों बताओ? मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सिर्फ वही चीज इंक्लूड होता है जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में एक्सप्लेन कर सके, या जिसका एक मॉनेटरी टर्म हो या फिर मार्केट रेट हो। क्लियर है? क्योंकि वो जो प्रोफेसर कॉलेज पढ़ा रहा है एग्जाम्पल, उसको एक सैलरी मिल रहा है, वो क्लियर है, क्या है मार्केट प्राइस का फिक्स एक है, ठीक ना? क्लियर? ठीक है, तो सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, लेकिन वो इंकरेज करता है इनडायरेक्टली वे में। क्लियर है? तीनों सेक्टर क्लियर हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज are grouped into three different categories, they are highly interdependent। मैंने क्या बताया, भले अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये तीनों क्या है कि आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, जिससे हमने क्या देखा, प्राइमरी से जो निकलेगा मेरा, प्राइमरी से जो निकलेगा वो मेरा सेकेंडरी में हेल्प करेगा, सेकेंडरी से जो बनेगा वो मेरा टर्सरी में हेल्प करेगा, टर्सरी से जो निकलेगा वो मेरा क्या होगा, फिर वो प्राइमरी में सपोर्ट करेगा, सेकेंडरी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, ये रहा प्राइमरी, ये रहा सेकेंडरी, ये रहा टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी से क्या हुआ, तुम्हारा कॉटन निकला, या फिर मान लो कोयला नहीं, या फिर आयरन ओर निकला, इंडस्ट्री में गया, आयरन का स्टील बनाया, ठीक ना, उसी में फिर उसने क्या किया कि एक कार बना दिया, ठीक है, ये ट्रैक्टर बना दिया। तो अब क्या होगा, कार से क्या हो रहा है कि आप घूम रहे हो, इधर से जा रहे हो, ठीक ना, ट्रैवल कर रहे हो, तो एक सर्विस प्रोवाइड हो रहा है आपको। ठीक है, अब क्या ट्रैक्टर बनाया उसने, क्या ट्रैक्टर से क्या किया कि वापस उसने प्राइमरी सेक्टर को दे दिया ट्रैक्टर बना के सर्विसेज। अब वो प्राइमरी सेक्टर से क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छे से। सेकेंडरी का एग्जांपल ले लिया जाए यहाँ पे, अगर मान लो सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया, ट्रैक्टर बनाया एग्जांपल, या फिर कोई एग्रीकल्चर टूल बनाया होता है ना कि हथौड़ा छेनी टाइप का समथिंग, ठीक है, तो मेनली क्या हुआ, वो फिर फार्मिंग में हेल्प होगा, हॉर्टिकल्चर में हेल्प होगा। क्लियर है? रोबोटिक्स का एग्जाम्पल तो देख लिया हमने। ऐसे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रफ आइडिया क्लियर होने के लिए। अब बताओ कि ये कहीं ना कहीं फ्लावर कल्टीवेशन किस में आएगा, एक्टिविटी में? हाँ, मैं ऐसे नहीं करना, प्राइमरी में क्लियर है, ये मेरा प्राइमरी में आ जाएगा। ठीक है, मिल्क वेंडर किस में आएगा? ठीक है, फिशरमैन। अच्छा, ये प्रिस्ट किस में आएगा, पुजारी सब, मतलब पंडित वगैरह? हाँ, पंडित लोग या पूजा पाठ करने वाले लोग किस में आएगा? नाम बोलो, किसने बोला ट्रेशरी? नाम के साथ आंसर बोला करो सब अपना, पता ही नहीं चलता। हाँ, हाँ टर्शरी, और कि ये क्या करें, एक सर्विस प्रोवाइड करवाया, ठीक है, पंडित जी जो आके पूजा वगैरह करवाते हैं, ठीक ना, तो मेनली क्या एक सर्विस दे रहे हैं ना वो। ठीक है, तो टर्शरी में आएगा वो। ठीक है, कुरियर वाला किस में आएगा? अच्छा, एक एक बार जिसने आंसर दे दिया वो अगले बार थोड़ा मतलब दो तीन क्वेश्चन तक बाकी को और मौका मिलना चाहिए ना, इसीलिए। ठीक है, वो शांत रह जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये बताओ मनी लेंडर किस में आएगा? हाँ, क्योंकि वो भी सर्विस दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, अगर मनी लेंडर टर्शरी में, तो बैंकिंग सेक्टर में या टर्शरी में ही आएगा। क्लियर? कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है मेरा, इंश्योरेंस सेक्टर भी टर्शरी में आएगा मेरा। क्लियर है? अब ये बताओ पॉटर किस में आएगा? पॉटर किस में आएगा? टर्सरी मैंने क्या बताया, टर्सरी का एग्जांपल क्या है, वहां पे कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक, टर्सरी सेक्टर में कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा। एग्जांपल ये जो पृष्ठ पूजा पाठ कर पंडित जी कोई गुड्स थोड़ी प्रोड्यूस करे वहां पे आकर, ठीक है, तो क्योंकि पॉटर वो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो टर्सरी में तो आएगा नहीं ये चीज। ठीक है, ये किसमें? प्राइमरी में, क्योंकि मिट्टी को खुद से तो बना नहीं रहा ना, एग्जाम्पल, मिट्टी तो नेचर का दिया हुआ चीज है, उसी को बना रहा है वो। बी कीपर, मधुमक्खी पालने वाला। ठीक है, एस्ट्रोनॉट, कॉल सेंटर एम्प्लॉय। क्लियर है? काफी हद तक क्लियर हो चुका है। प्राइमरी, प्राइमरी, मधुमक्खी पालन करने, मधुमक्खी खुद तो नहीं बना रहा है, मधुमक्खी नेचर में ऑलरेडी फ्री फंड है, उसको पकड़ के उसका तरीका से शहद ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, किसका?
एस्ट्रोनॉट तो हमने देख लिया टर्शरी है, क्योंकि कुछ प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा है वो, तो जाके नॉलेज इकट्ठा करके वापस आके दे दे रहा है। और रॉकेट वगैरह वो प्राइमरी में सेकेंडरी में हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्वार्टर प्राइमरी में ना उसको देखो ऐसा चीज जहाँ पे उसको खुद जब भी कंफ्यूजन हो तो ये सोचना ना कि उस वो जो कुछ बना रहा है ना, कुछ बना रहा है तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है ये देखना। रॉ मटेरियल अगर नेचर से आ रहा है फ्री फोकट का तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा, ठीक है। लेकिन रॉ मटेरियल उसका कहीं और सेकेंड प्राइमरी से आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैच फैक्ट्री, ठीक ना। तो मैच फैक्ट्री हो गया तो इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं लकड़ी चाहिए इसके लिए, तो लकड़ी कहाँ से आएगा, प्राइमरी से आएगा। तो ये इसमें ये कहाँ तक क्या है कि इसका रॉ मटेरियल प्राइमरी से आ रहा है, तो प्राइमरी तो होगा नहीं, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा मेरा, क्लियर है। और जैसे ये मिल्क मैन हो गया, ठीक। अब दूध खुद तो निकाल नहीं रहा है ना, वो खुद निकाल के तो बेच नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, गाय या भैंस है जो, ठीक है, उसका निकाल के बेच रहा है, तो खुद तो कुछ कर नहीं रहा है वो खाली। तो ये क्या होगा, एक टाइप से प्राइमरी में आ जाएगा। फिशरमैन जैसे खोज मछली जो बना नहीं रहा है, वो गया मतलब नदी से पकड़ के समुद्र से पकड़ के उसे बेच दिया जाके, ठीक है। अब तीनों सेक्टर को कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी मोर वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्टिव प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या एक इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, तीन सेक्टर हो गया ना मेरा, ये रहा। तो किसी इकोनॉमी क्या हो सकता है, ये प्राइमरी है तो प्राइमरी ज्यादा हो कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। हाँ बोलो। कहाँ पे, पेज नंबर 20 पे हो सकता है, ठीक ना, मैं भी ह्यूमन हूँ, ठीक है। हो सकता है जो मतलब मोटा मोटी चीज समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना ये चीज। ये बचकाना ये क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछने वाला अल्टीमेटली कि ये किस में आता है वो किस में आता है, ठीक है। तो मतलब तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है अभी, ठीक है। और ह्यूमन एरर होता ही है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि मेनली कि हमारा तीनों सेक्टर, तो ऐसा नहीं है तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन कंट्री के लेवल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी कर जाता है। कोई कंट्री मान लिया जाए, तीन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैंने बताया था ना, क्या होता है, अंडर डेवलप्ड होता है, ठीक है, फिर डेवलपिंग होता है, ठीक है, फिर डेवलप्ड होता है, ठीक। तो जब अंडर डेवलपिंग होता है तो मेनली क्या होता है, उस कंट्री में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है। फिर हमारा सेकेंडरी होता है, फिर टर्शरी बहुत कम होता है, ठीक। लेकिन जब वो डेवलपिंग होता है तो क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फिर प्राइमरी करता है, फिर टर्शरी करता है, ठीक है। लेकिन जब पूरा डेवलप्ड हो जाता है तो मेनली क्या होता है, वहां पे मेरा टर्शरी सेक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है, जैसे यूएसए वगैरह में मोर देन 60% जो हुआ टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। फिर आ जाता है मेरा सेकेंडरी, फिर लास्ट में आ जाता है प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर 102% कंट्रीब्यूट करता है यूएसए के ये हमारा जीडीपी के अंदर, क्लियर है। तो मेनली क्या ऑन द बेसिस हम लोग प्रोडक्शन बात करें, क्लियर, ठीक है। तो ये इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स व्हिच आर डोमिनेंट। तो जैसे एग्जांपल अब ये इकोनॉमी रहा, अंडर डेवलप इकोनॉमी रहा, तो यहाँ पे कौन सा सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, प्राइमरी। ये डेवलपिंग इकोनॉमी तो यहाँ क्या डोमिनेट कर रहा है, सेकेंडरी। ये डेवलप्ड इकोनॉमी तो यहाँ क्या कर रहा है, टर्शरी, ठीक है। ये किस में था, हमने किस में किस मतलब किस रेफरेंस में देखा, हमने प्रोडक्शन के मायने में देखा, ठीक है। ये हमने किस में देखा, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से देखा। अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंट्री है, वहां पे क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे यहाँ पे हमने निकाला क्या कि बहुत सारे एग्जांपल क्या है कि इंडिया के अंदर मान लो कि 43% लोग फार्मिंग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक ना। फिर सेकेंडरी में कुछ लोग है, टर्सरी में कुछ लोग है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, ये चीज भी वेरी करते रहता है कंट्री के लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक। तो इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स which are dominant in terms of total production and employment while other sector are relatively small in size, ठीक। तो मतलब क्या होता है, वेरी करता है, डिपेंड करता है इस इकोनॉमी के डेवलपमेंट के ऊपर। वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर देन एडिंग ऑफ द एक्चुअल नंबर, ठीक है। तो मेनली इसलिए क्या होता है हमारा कि हम लोगों को क्या होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते टाइम हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग को जो कैलकुलेट करना है वो क्या फाइनल नंबर लेना है, ठीक ना। फाइनल नंबर लेना, जो फाइनली एग्जांपल हमारा जो वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जांपल आया ना फाइनल, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ उसका हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे जीडीपी के अंदर। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि मान लिया जाए कि एक मोबाइल बन रहा है, ठीक। अब सिंपल सा बात है, जब मोबाइल बनेगा तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा कुछ स्टील का पार्ट लगेगा, थोड़ा सा चिप वगैरह लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब आयरन वगैरह लगेगा, सब कुछ लगेगा, ठीक। अब ऐसा नहीं कि हम लोग ये आयरन प्रोड्यूस हुआ तो सबका रेट जोड़ने बैठे, हम लोग क्या करेंगे, फाइनली सब सब कुछ लगने का जो मोबाइल बन जाएगा ना मेरा, तो मोबाइल कितना का पड़ा मेरा 10,000, तो हम लोग 10,000 को फिर एक टाइप से एक ही बार में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब भी देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वो फाइनल गुड्स को लेते हैं, ठीक है, क्लियर है।
तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर आर कैलकुलेटेड एंड देन ऐड अप। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में चीज बताया था, ठीक है। तीनों सेक्टर के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है हम लोग उसको लेते हैं और बाद में उसको ऐड कर देते हैं, ठीक। तो मैंने वहां दो तरीका बताया था क्या, कि जो जीडीपी मेरा बढ़ता है उसका दो रीजन होता है, ठीक। या तो क्या होता है कि प्रोडक्शन रियल से मेरा बढ़ा, या फिर मेरा इन्फ्लेशन बढ़ा। क्योंकि मेनली क्या होता है जब हम लोग जीडीपी का डेफिनेशन देखते हैं उसमें क्या होता है, दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या, मार्केट प्राइस और टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो मतलब अगर टोटल प्रोडक्शन में वेरी आएगा तो जीडीपी मेरा वेरी करेगा, मार्केट प्राइस में वेरिएशन आएगा तो मेरा जीडीपी वेरी करेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है एग्जांपल, ठीक है। इसीलिए हम लोग आगे क्लास में ये देखेंगे कि हम लोग जब जीडीपी निकालते हैं तो वहाँ पे जीडीपी दो तीन टाइप का हो जाता है। एग्जाम्पल, एक करंट रेट पे निकालते हैं हम लोग, एक कॉन्स्टेंट रेट पे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, ठीक है। नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, ठीक। इट मेक्स ओनली, इट में ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने बताया मोबाइल का एग्जांपल देके, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग यूज नहीं करते, इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। लेकिन कोई ऐसा हार्डकोर रूल नहीं है कि भैया ये रहा आटा या फिर ये रहा एक्स प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल गुड्स होगा, या ये हमारा वाई रहा है तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं होता है हमारा, डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट जो एक केस में हमारा इंटरमीडिएट गुड है, ठीक ना, वो दूसरे केस में हमारा फाइनल गुड्स भी हो सकता है। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देखो। तो एक चीज तो क्लियर है ना कि इकोनॉमी में जब भी हम जोड़ेंगे जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हमेशा क्या जोड़ेंगे, फाइनल गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल जिसको बनाने के लिए हमको चाहिए, ठीक ना। जैसे आपको बनाना मतलब घर बनाने के लिए सीमेंट वेमेंट वो सब चाहिए, बालू वालू चाहिए जहाँ पर, ठीक है। तो घर फाइनली जब घर बन जाएगा तो घर का रेट हम लोग जो लेंगे, कितना घर पड़ा, उसका मार्केट वैल्यू कितना है घर का, ठीक है। तो अब सीमेंट बालू रखे हैं तो वही वाला इंटरमीडिएट रेट तो नहीं जोड़ते लोग, फाइनल गुड्स देखते हैं, ठीक है। अब लेकिन मैंने क्या बताया कि ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं कि ये चीज मेरा हमेशा इंटरमीडिएट रहेगा या ये चीज हमेशा मेरा मतलब फाइनल गुड्स रहेगा। वो डिपेंड करता है आपके यूजेस के ऊपर, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, अगर आप अपने घर के लिए आटा खरीद रहे हो, ठीक ना, तो आप क्या करोगे, उसका सिंपल सा रूल है, खुद यूज कर लोगे, ठीक। तो आपके लिए ये चीज क्या है, एक घर के लिए ये चीज क्या है, होम के लिए चीज क्या है, फाइनल गुड्स है आटा, क्लियर है। लेकिन अगर वो कोई एक इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन है, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए आप खरीद रहे हो, ठीक, क्लियर है। देखना, यहाँ पे आप कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हो, इसलिए वो चीज क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा, क्लियर है। लेकिन मान लो कोई एक ढाबा इंडस्ट्री का होटल है, वो आटा खरीद रहा है, ठीक एग्जाम्पल, तो वो आटे का क्या करेगा, मेनली हो सकता है कि इडली बना है, सॉरी चावल तो बनता है, डोसा, अरे आटा का मान रोटी बना रहा है, ठीक है, रोटी बना रहा है, बर्गर बना रहा है, ठीक है। हाँ तंदूरी भी चलो बना रहा है, ठीक एग्जाम्पल। अब क्या कर रहा है, ये जो बना रहा है होटल वाला, ये खुद का कंजप्शन के लिए तो नहीं बना रहा है, ये खुद का, ये मेनली क्या है, उसका आटा का कुछ और बना के कुछ बना और प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक ना। वो फाइनली कुछ और प्रोडक्ट बना के उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है। तो यहाँ इस केस में ये जो प्रोडक्ट होगा आटा मेरा, वो कहलाएगा मेरा क्या, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक। तो हाउस में क्या होगा, यहाँ पे आटा आप ऐड कर लोगे फिर आपका जीडीपी के अंदर क्योंकि फाइनल गुड्स, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप ये आटा ये सब चीज ऐड नहीं करोगे, क्योंकि आप ऐड क्या करोगे, वो फाइनली जो मछली बना के बेच रहा है एग्जाम्पल, ठीक ना, आप उसका चीज ऐड करोगे, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन प्राइम ये इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का। ये ऐसा कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से उसको खरीद रहे हो, ठीक है। तो हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या। हाँ हाँ बोलो, एग्जाम्पल कोई और चीज का चाहिए, ठीक है ले लो। ये ऑरेंज खरीदा आपने, ठीक ना, ऑरेंज खरीदा, ठीक। ऑरेंज खरीद के खुद खा लिया, तो क्या हो गया, फाइनल गुड्स। लेकिन ऑरेंज खरीद के मैंने दुकान लगा के उसका जूस बना के बेचा, ठीक है। इस केस में क्या है, फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या है, जूस है, फाइनल प्रोडक्ट मेरा जूस है। तो इसलिए क्या हुआ बीच में ऑरेंज मेरा क्या रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, इसलिए यहाँ पे ऑरेंज का प्राइस हम लोग ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग जूस का प्राइस ऐड करेंगे जीडीपी के अंदर, क्लियर है। Intermediate goods are used up in the producing final goods and services. Value of final goods already included the value of all intermediate goods. तो क्या होता है,
जो गुड्स बना रहे एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि इस होटल में मान लो तंदूरी बन रहा है, ठीक है, तो इस तंदूरी के अंदर क्या है कि आटा का प्राइस और सब जो और मसाला वैसा होगा सबका प्राइस हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमन लेबर सबका प्राइस इंक्लूडेड होके वो तंदूरी का रेट फिक्स होगा ना यहाँ पर। जैसे यहाँ पे जूस है तो ऑरेंज का हो गया और नींबू का जो भी डालेगा यहाँ पे सबका रेट मिला के वो लोग मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसके रेट में ऑलरेडी सब चीज का रेट इंक्लूड होगा, ठीक है। इसे समझ में आया? जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उस फाइनल प्रोडक्ट के रेट के अंदर तो सब चीज का रॉ मटेरियल जो यूज हुआ, इंटरमीडिएट गुड जो यूज हुआ, तो सबका तो प्राइस इंक्लूड होगा ही ना। तो आप सबको इंडिविजुअल ऐड करके फायदा क्या है, उससे अच्छा जो फाइनली आपको एक साथ जगह मिल रहा है तो वहां पे आप उसको कर लो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। इज इट क्लियर? जैसे बिस्किट हो गया 10 रुपए का, मान लो बिस्किट हो रहा है, ठीक ना, बिस्किट फाइनल गुड्स है, ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ फ्लोर, उसके अंदर जैसे बिस्किट्स मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो बिस्किट जब मिल रहा है जिस रेट में बिस्किट मिल रहा है उस रेट में चावल मतलब जो आटा का रेट है मैदा का रेट है ऑलरेडी इंक्लूडेड उसमें, ठीक है, चीनी का रेट सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड उसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा सब चीजें। जैसे हम लोग फाइनल गुड्स को इसीलिए लेते हैं क्योंकि फाइनल गुड्स के अंदर सारा इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल का जो खर्चा होता है ना उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है। तो the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production and the sector of the year। मैंने ऑलरेडी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, फर्स्ट क्लास के अंदर इसे बता दिया था, ठीक, इससे मेरे को पता था कि इसे आने वाला है इन फ्यूचर, तो वहां वाला बताऊंगा सोचा एक ही दिन में फर्स्ट टाइम में अच्छे से बता दिया था, लेकर टाइम लेकर, ठीक, तो ऑलरेडी क्लियर है। सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड डोमेस्टिक, ये ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी। तो मैंने क्या था, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, ठीक, तो आप ये निकाल दो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर इस ईयर में कितना का प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी में निकाल दो कितना का प्रोडक्शन हुआ इस सेक्टर इस ईयर में, आप निकालो टर्सरी के अंदर निकालो कितना का मतलब क्या सर्विसेज हुआ इस ईयर में, अब बाकी क्या हुआ इंडिविजुअल सबका निकाल के आप क्या करो सबको सम अप कर दो, आपका निकल जाएगा उस ईयर का जीडीपी। क्लियर है? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे ध्यान रखना क्या, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये याद रखना क्या, विद इन अ ईयर, ठीक ना, एक साल के अंदर विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर जितना होगा वो चीज, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि ज्योग्राफी के अंदर जो हम इंडिया समझते हैं ना, इकोनॉमिक्स के अंदर उसको इंडिया नहीं माना जाता, सिर्फ इंडिया वो नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐड होता है जब इंडियन इकोनॉमी का बात करते हैं, ठीक। जब हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का तो सिर्फ जो मैप देखते हैं ना हम इंडिया का, सिर्फ वही है इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट, लेकिन जब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी का तो मैप के अलावा भी बहुत कुछ इंक्लूड हो जाता है उसमें, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे चैप्टर में, समझ ही लो आप, पार्ट आ ही गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या विद इन कंट्री इसलिए बोला है, देखो ठीक। तो अब देखो ये रहा मेरा इंडिया, ठीक है। अब मेनली क्या है कि इस टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर में जो चीज प्रोड्यूस होगा, मतलब ज्योग्राफी मतलब इस इंडिया का जो बाउंड्री के अंदर में जो चीज प्रोड्यूस होगा ना उसका फाइनल प्राइस जो होगा, ठीक है, फाइनल मार्केट प्राइस जो होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो एम्बेसी वगैरह है ना, इंडियन एम्बेसी, या फिर जो वहां से फीस वगैरह मिलता है, या फिर वहां के लोग जो इंडिया आने के वीजा वगैरह पेमेंट करते हैं, तो वो भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। क्लियर ये चीज? मान लिया जाए यूएसए के अंदर आज के डेट में इंडियन एम्बेसी है, ठीक ना, तो वहां पे जो लोग स्टाफ काम कर रहे हैं उनका सैलरी कौन दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है। और वहां पे जो लोग एप्लीकेशन वगैरह पे कर रहे हैं, एग्जाम्पल की इंडिया में आने के लिए यूएसए वाले एप्लीकेशन दे रहे हैं वीजा की, तो वो कहाँ पे आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। वो भी क्या होगा जब बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी का, तो यूएसए के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, ठीक ना, या फिर कोई इंडिया वालों को कॉलेज वगैरह खुला है बाहर में, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट इंडियन, वो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट होगा क्योंकि उसका खर्चा भी कहीं ना कहीं इंडिया के इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा दूसरा बात, मान लो कि कोई बाहर में काम कर रहा है, इंडिया के लोग कोई लोग बाहर में काम कर रहा है, ठीक, तो वहां से मान लो कि पैसा भेज रहा है या फिर इंडिया के लोग वहां पैसा भेज रहे, तो अल्टीमेटली वो पर्सन जो बाहर काम कर रहा है वो भी इंडियन इकोनॉमी में contribute कर रहा है। क्लियर है? इंडियन, ये जीडीपी में नहीं होगा, बता रहा हूँ एक सेकंड, ये चीज समझ में आया ना, पहले इंडियन इकोनॉमी समझ में आया ना, इंडियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं वो, तो क्या होता है टेरिटोरियल लिमिट जो लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है, मतलब ज्योग्राफी के अंदर जो इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट पड़ता है उससे ज्यादा होता है उसका मतलब। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों अलग अलग चीज है। इज इट क्लियर? हेलो?
ठीक है, अब देखते हैं ये चीज क्या। अब मान लो ये मेरा कंट्री है, ठीक है ना, इसके अंदर जो चीज प्रोड्यूस होगा वो मेरा क्या करेगा, जीडीपी का लाएगा, ठीक है। लेकिन इसे इतना तो पास है इकोनॉमी का। इकोनॉमी क्या होता है, कुछ चीज बाहर जाता है, ठीक, एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ चीज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। कोई लोग बाहर जो काम कर रहा है इंडिया के लोग, वो अपने घर वालों को पैसा भेजेगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो दूसरे कंट्री के लोग काम कर रहे हैं, वो घर वालों को पैसा भेजेगा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि इन सब चीजों को हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। ये जीडीपी रहा मेरा, जीडीपी मतलब क्या, कंट्री के अंदर डोमेस्टिक क्या प्रोड्यूस हुआ है मेरा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐड कर देते हैं ना, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। ये ऐड करने के बाद जो मेरा नंबर निकलता है, ठीक है, मतलब कितना पैसा बाहर गया, कितना अंदर आया, जितना निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि अब क्या हुआ कि क्योंकि अब इंडियन इकोनॉमी का जो सब पार्ट है सब इंक्लूड हो चुका है, ठीक है, इसलिए अब इसको नेशनल कहेंगे हम लोग, क्लियर है। इंडिया के बाउंड्री के अंदर रहेगा तो डोमेस्टिक हो जाएगा, लेकिन जब उस जीडीपी के अंदर, ठीक ना, उसमें जब नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, तब वो मेरा क्या हो जाएगा, वो जीएनपी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी, सबका क्लियर है ना, सब सो गया क्या, बता रहा हूँ। जैसे ही यहाँ ये रहा मेरा इंडिया, ये रहा इंडिया, ठीक है। ये मान लो इंडिया है, ये अब मान लो ये इंडिया का बाउंड्री, तो इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस होगा ना, उसका फाइनल मार्केट प्राइस जो होगा सबको सम अप करेंगे तो मेरा निकल जाएगा जीडीपी। क्लियर है। अब हमने क्या देखा, इकोनॉमी क्या होता है, कुछ चीज एक्सपोर्ट करता है, ठीक, कुछ चीज इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या होता है, हमारा जो economy का मतलब कुछ डोमेस्टिकली जो लोग मतलब अपने कंट्री के अंदर जो चीज हम प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है, वो उसमें से कुछ चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर दूसरे कंट्री का जो कुछ उनका जो मतलब डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस हुआ वो हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जीडीपी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब क्या, जीडीपी का डेटा प्लस हमने एक्सपोर्ट कितना किया वो माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे जीडीपी से वो जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको माइनस कर देंगे, और बाहर से हम जितना इम्पोर्ट करें उसको प्लस कर देंगे, ठीक। तो इसको हम करने का जो मेरा डेटा निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे, एग्जाम्पल क्या था, या तो हम लोग ऐसे करें, वरना फिर नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद, ठीक ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो जितना मेरा निकलेगा उसको हम जीडीपी में ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, जीएनपी निकलेगा। अब क्लियर है। अब क्योंकि इंडिया का, आप देखो सिंपल सा बात है, अब देखो ये जो डेटा हम लोग निकाल रहे हैं नेट एक्सपोर्ट, अगर मान लो नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो मेरा है, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट जो मेरा है, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट मान लो पॉजिटिव निकलेगा मेरा, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट मान लो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जीडीपी मान लो मेरा 100 रुपए का, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट मेरा जीडीपी 100 रुपए का है, ठीक। अच्छे समझना है, ये कैसे से काम आएगा। जीडीपी मान लो मेरा 100 रुपए का है, ठीक है, तो अब ठीक है, अब मेरे को निकालना है एनएनपी, जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये निकालना है मेरे को। अब मेरा फॉर्मूला क्या, उसमें मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट एक्सपोर्ट, ठीक। अगर मान लिया जाए कोई, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अगर मान लो कोई कंट्री ऐसा है जो कि एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, एग्जाम्पल मान लो एक्सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ 100 रुपए का, ठीक है, और इंपोर्ट कर रहा है वो कितना, 150 रुपए का, तो उसका नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना निकलेगा, -50। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या हो जाएगा, उसका -50 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्लियर है ये चीज जो मैंने किया अभी, ठीक है। अब मान लो कोई कंट्री है, ठीक है, वहां पे क्या है कि वहां का एक्सपोर्ट मान लो कि 100 है, और इंपोर्ट सिर्फ मान लो कि सॉरी, एक्सपोर्ट मान लो कि यहाँ पे 4 है, ठीक है, 200 है, ठीक है, और इंपोर्ट सिर्फ 150 रुपए है, मतलब 200 रुपए का माल बेच रहा है, 150 का मंगा रहा है, तो मतलब क्या कि उसका जो नेट एक्सपोर्ट कितना निकलेगा, 50 रुपए निकलेगा प्लस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो इस केस में क्या है कि जीडीपी से जब एनएनपी में हम जाएंगे, तो एनएनपी का डेटा जो मेरा आएगा, जीएनपी का जो मेरा डेटा आएगा, ठीक है, वो क्या होगा मेरा, कम होगा जीडीपी के मुकाबले, क्योंकि माइनस जीडीपी में ऑलरेडी माइनस हो रहा है मेरा यहाँ, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये कि जिस कंट्री का ट्रेड डेफिसिट होता है, या फिर जिस कंट्री में नेट एक्सपोर्ट मेरा नेगेटिव में होता है, तो वहां पे क्या होता है कि जीडीपी का जो नंबर होता है मेरा वो ज्यादा होता है जीएनपी से।
अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? जिस कंट्री के अंदर नेट एक्सपोर्ट, ठीक ना, नेट एक्सपोर्ट जो होता है नेगेटिव में होगा, या फिर ट्रेड डेफिसिट होगा, जिस कंट्री के अंदर ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस। डेफिसिट होगा तो इसका मतलब क्या कि अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, ठीक है। और सरप्लस होगा तो क्या होता है? देखो, ट्रेड दो चीज होता है। अगर मान लो कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और इंपोर्ट कम हो रहा है, इस केस में क्या है? एक्सपोर्ट मान लो ज्यादा हो रहा है आपका, ठीक है, एक्सपोर्ट मान लो आप कर रहे हो 100 रुपए का, ठीक है। इंपोर्ट आप क्या कर रहे हो? मान लो कि 120 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक। तो क्या है कि 20 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? आपका क्या ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, 20 रुपए आपको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, डेफिसिट हो गया आपका। समझ में आया? ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप सामान बेच कम रहे हो, अर्न कम कर रहे हो, और खर्चे ज्यादा कर रहे हो, मंगा ज्यादा रहे हो। क्लियर है? ट्रेड डेफिसिट। हेलो? ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा सिचुएशन ले लो जहां पे क्या है कि अगर आप 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन मंगा सिर्फ 80 रुपए कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि 20 रुपए आपका फायदा हो रहा है। तो ये सिचुएशन क्या कहेगा? सरप्लस है 20 रुपए आपके पास। क्लियर है? ये ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। एक बार फ्रेश में देख लिया जाए यहाँ पर। मतलब क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट कब होगा? जब यहाँ पर आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से। क्लियर है? आप मंगवा ज्यादा रहे हो, ठीक ना, लेकिन भेज कम रहे हो, ठीक। ट्रेड सरप्लस कब होगा? जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, आप बाहर सामान ज्यादा बेच रहे हो, अब मंगवा कम रहे हो। इसका मतलब क्या कि आपको ज्यादा फायदा हो रहा है यहाँ पे। ये चीज क्लियर है? तो अब जिस, हाँ, तो अब जिस कंट्री का ट्रेड डेफिसिट होगा तो उस कंट्री में मेनली क्या होगा कि जब वो निगेटिव डेटा जीडीपी के साथ कैलकुलेट होगा तो जीडीपी का वैल्यू, एनएनपी का वैल्यू गिर जाएगा वहां पे। जैसे इस केस में ना एनएनपी का वैल्यू क्या हुआ? गिर गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ट्रेड उनका डेफिसिट में है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट में, इसलिए जब जीडीपी के नंबर के साथ हम लोग उसको माइनस करेंगे ना, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में है, ठीक है, तो तब क्या आएगा? मेरा वो डेटा कम आएगा जीडीपी से। तो ऐसा कंट्री में जहां पर मान लिया ट्रेड डेफिसिट ज्यादा होता है, तो वहां का क्या होता है? जीडीपी जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जीएनपी के, क्योंकि उनका नेट क्या है? डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। नेट सामान लोग ज्यादा मंगा रहा है एज कम्पेयर टू जितना बाहर बेच रहा है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि नहीं? अब दूसरा केस ले लिया जाए। तो अब यहाँ पे क्या, आप देखो, जिस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है बट इंपोर्ट कम हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा है बट इंपोर्ट कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका फायदा होगा, प्लस में आएगा नंबर, नेट एक्सपोर्ट का नंबर प्लस में आएगा यहाँ पर। तो सिंपल सा बात है, जब जीडीपी के अंदर आप कोई भी चीज प्लस जोड़ोगे तो नेचुरल सा बात है कि एनएनपी आप जो आपका जीएनपी है ज्यादा आएगा। जीडीपी के अंदर अगर प्लस जोड़ेंगे, ठीक है ना, जीडीपी से सिंपल सा सोचो ना यहाँ पे, अगर जीडीपी के अंदर, ठीक है, हम लोग माइनस करते हैं कुछ भी डेटा, तो नेचुरल सा बात है कि मेरा नंबर कम आएगा। क्लियर है? और अगर जीडीपी के अंदर कुछ हम लोग, तो मेरा जो डेटा आएगा पॉजिटिव, मतलब क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा, हाँ, क्या मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा मेरा, कि ऐसा कंट्री जहां पे मेरा ट्रेड डेफिसिट होता है, तो वहां पे जो जीडीपी होगा मेरा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जीएनपी। क्लियर है? हाँ। और ऐसा कंट्री जहां पे मेरा ट्रेड सरप्लस होगा, तो वहां पे जीएनपी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जीडीपी से। क्लियर है? अब क्योंकि इंडिया का क्या है, इंडिया केस में क्या होगा? इंडिया ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है, हम लोग बाहर बेचते कम है, मंगाते ज्यादा है, इसलिए इंडिया केस में क्या होगा कि हमारा जीडीपी जो है उसका नंबर ज्यादा है हमारे जीएनपी से। रीजन समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है। क्लियर है? मगअप तो नहीं हो गया ना दिमाग? हाँ, मंगाते ज्यादा है उससे कंपेयर में। ज्यादा कंट्री से तो हमारा डेफिसिट ही है, ज्यादा कंट्री से तो हमारा डेफिसिट ही है। पाकिस्तान थोड़ा हमारा प्लस, पाकिस्तान ट्रेड कहाँ करते हैं हम लोग उतना, लेकिन प्लस ट्रेड, जितना भी ट्रेड होता है प्लस ही होता है हमारा। यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यूएसए से हम कम मंगाते हैं, उनको बेचते ज्यादा है। इसमें खुश होने की बात नहीं, बिकॉज वो लोग जो हम जो बेचते हैं उनको रॉ मटेरियल बेचते हैं, ठीक है, जैसे आयरन ओर हो गया, ये सब चीज हो गया, फल हो गया, ये सब चीज हो गया, ठीक ना, अनाज हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, ये सब चीज। सबसे बड़ा ये चाइना, चाइना से तो हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब आधा जितना ट्रेड डेफिसिट उसका आधा तो चाइना के साथ ही है।
ठीक है। तो यहाँ पे समझने का बात क्या है, अभी दिमाग उतना जोर मत डालो, बिकॉज अल्टीमेटली आगे भी हम लोग चीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ये चीज यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, जीएनपी वगैरह। बट यहाँ पर अब जो समझ में आया ना कि मेनली जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर है। जीडीपी मतलब खाली अपने, जीएनपी मतलब क्या कि ऑल ओवर इंडियन इकोनॉमी का बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैठ करते हैं, ठीक। हालांकि यहाँ पे जीएनपी टर्म भी नहीं है, लेकिन मैंने एडवांस में बता दिया, ठीक है। इससे आगे में काम आया तो मेरा काम तो ईजी हो जाए। तो नहीं समझ में आया, समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे और हो जाए अच्छे से देखने को, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना कि हाँ, सम ऑफ प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन ऑफ अ कंट्री। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ईयर, ठीक है। इन्हीं जो मैंने बताया क्या कि कोई भी कंट्री क्या होता है, अंडर डेवलप होता है तो क्या होता है वहाँ प्राइमरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन विद द टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे उसका डेवलपिंग लेवल बढ़ते रहता है कंट्री का, ठीक है, तो उसका सेक्टर कंपोजिशन भी अलग अलग होते जाता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities, ठीक है। तो जब इनफ फार्मिंग के अंदर सरप्लस होना स्टार्ट हो गया, हिस्ट्री का टॉपिक है ये, ठीक है। ये क्या होता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे होता है, जब फार्मिंग के अंदर सरप्लस स्टार्ट हो जाता है तो इंसान को पहले क्या होता था, हर इंसान को अपना खाने का जुगाड़ खुद करना पड़ता था, ठीक है, भटकते रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब सेटलमेंट एग्रीकल्चर आया तो क्या हुआ कि इनफ फूड जब सरप्लस होना स्टार्ट हो गया तो सब आदमी को एग्रीकल्चर में बिजी रहने का जरूरत नहीं था, तो कुछ आदमी फ्री हुआ तो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर गए। तो ऐसे ही हमारा फिर डेवलपमेंट होता गया सिटीज का, अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज का। फैक्ट्रीज केम अप, स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, फैक्ट्री एक्सपेंड करने गया। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed country, जो मैंने ऑलरेडी बताया था एक्सप्लेन करके। अब इसे इंडिया के अंदर ये दिया गया, ठीक है। हटाओ, वो चेंज होते रहता है, पहले देखिए ना। हाँ, कि हमारा इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि पहले लोग प्राइमरी में था, ठीक है, ज्यादा। अब लेकिन क्या कि इंडिया के अंदर भी क्या लगभग 60% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, लगभग टर्शियरी सेक्टर जो है वो 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। 60% लगभग ये करता है, उसके बाद 24% हमारा मैन्युफैक्चरिंग करता है, और 16% हमारा करता है प्राइमरी सेक्टर। क्लियर ये चीज, ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ठीक है। अब हमारा टर्शियरी सेक्टर क्यों हो रहा है, तो वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर हैज इंक्रीज्ड, ठीक, इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शियरी सेक्टर। क्या होता है, तीनों सेक्टर के अंदर हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ है? फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक सर्विसेज। क्योंकि क्या हो रहा है विद द टाइम, हम लोग क्या हो रहा है कि बेसिक सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट ने ज्यादा खर्चा किया, इसलिए क्या हुआ, हॉस्पिटल्स पहले के मुकाबले ज्यादा है, स्कूल ज्यादा है पहले के मुकाबले ज्यादा, पुलिस है, ठीक है, टेलीग्राफ सर्विसेज है, ठीक है, या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है। इसका सर्विस प्रोवाइड करवाता है, इसलिए क्या हुआ कि हमारा सर्विस सेक्टर ज्यादा फास्ट ग्रोथ किया एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। Second, the development of the agriculture industry lead to the development of services, ठीक है। जैसे एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सब हमारा हुआ, तो इसके कारण भी हमारा टर्शियरी सेक्टर डेवलप किया है। तीसरा रीजन क्या है टर्शियरी सेक्टर के डेवलप होने का, एज जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो लोग और मेटलिस्टिक चीजों का डिमांड करता है, ठीक है। तो नेचुरल से बात है, अगर वो जैसे एग्जांपल सैलरी बढ़ा, एग्जांपल लोगों का एग्जांपल उनके पास ज्यादा पैसा है, तो नेचुरल से बात है कि वो मेटलिस्टिक चीज लाइक मोबाइल फोन, पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप का डिमांड करेंगे, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ गया। Third, as income level rise, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training, etc. ठीक है, ये सब कहने का टर्शरी का पार्ट है, टर्शरी का डिमांड बढ़ गया। However, the past decade or so, certain new services such as those based on common information technology, मतलब नया नया सर्विसेज और आया है, आईटीसी इसको हम बोल सकते हैं, have become important essential. द प्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्टर हैज बीन राइजिंग रैपिडली, तो इस सेक्टर के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारा टर्शियरी सेक्टर के अंदर।
At one end, there are a limited number of services that employ higher skilled and educated workers. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हर सर्विस सेक्टर है, तो क्या सर्विस सेक्टर के अंदर क्या होता है, दो टाइप का जॉब होता है। एक क्या जॉब होता है जिसमें कि हाई स्किल चाहिए, आपको बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, और दूसरा क्या होता है लो पेइंग जॉब। जो हाई स्किल वाला जॉब होता है वो पे हाई पेइंग जॉब होता है वो, ठीक है। और जो कि मतलब मामूली से जॉब होता है लाइक डोमेस्टिक वर्कर का, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, घर की बाई, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है, लेकिन वो क्या है, बहुत ही अनस्किलफुल जॉब टाइप का चीज है, ठीक है। लेकिन सर्विस सेक्टर का बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा, सबका एक जैसा ही सैलरी है या फिर एक जैसा ही सब कुछ सिचुएशन अच्छा है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी क्या होता है कि लोगों का सैलरी कंडीशन डिपेंड करता है उनके स्किल लेवल के ऊपर। So at one end, there are limited number of services that employ high skilled and educated workers. There are very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair person, transport persons. These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities of work are available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. Clear है? तो पूरा सर्विस सेक्टर मतलब ग्रो नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। पूरा सर्विस सेक्टर के अंदर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा है, उसके अंदर जो टॉप मोस्ट लेवल पे जो लोग उनका अल्टीमेटली बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली जो नीचे लेवल पे लोग हैं उनके पास अभी भी इनकम को लेकर अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अनसर्टेन है वो लोग इनकम को लेकर, ठीक है। उनका जॉब कंडीशन भी बहुत बुरा है, ठीक है। जो मतलब कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करे वो लोग भी है, ठीक है। ये सब चीजें मेरा। अब देखते हैं क्या कहाँ पे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। नेचुरल से बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। ये जैसे डेटा हुआ क्या 1978 के अंदर क्या था हमारा कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 71% लोग थे, अब घट के कितना 44% हो गए, ठीक है। सेकेंडरी में 11% थे, तो वो बढ़ के 25 हो गए। ये सर्विस के अंदर 18 थे, तो वो घट के बढ़ के 31 हो गए। क्लियर है? तो चेंज होते रहता है, लेकिन मोटा मोटी खाली आपको रफ आइडिया लेना है, क्या एग्जैक्टली याद नहीं करना है, खाली ये रखना है क्या कि हमारा ज्यादा कहाँ पर है, प्राइमरी के अंदर है, ठीक। फिर क्या है सेकेंडरी, फिर टर्शरी के अंदर। ये एम्प्लॉयमेंट का बात है, प्रोडक्शन का अलग डेटा निकलेगा। अब ये प्रोडक्शन का देख लिया जाए, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो 75 के आसपास क्या कर रहा था प्राइमरी सेक्टर मेरा, ये लगभग 40% कंट्रीब्यूट करा जीडीपी के अंदर, ठीक है। अब वो घटे कितना हो गया, 16% हो गया, ठीक। तो ऐसा नहीं कि वो घटा है, ठीक ना, ऐसा नहीं कि वो घटा है। एग्जाम्पल ले लिया जाए, ये मान लो 100 रुपए है पहले, ठीक है, एग्जाम्पल। तो अब मान लो 100 रुपए अगर तुम खर्चा कर रहे हो, तो मान लो तुमने क्या किया कि बुक्स के ऊपर मान लो यहाँ पर 20 रुपीज खर्चा कर दिया है, ठीक है। फिर फूड के ऊपर मान लिया जाए तुमने खर्चा कर दिया 60 रुपीज, ठीक। बाकी 20 रुपीज तुमने खर्चा कर दिया, मान लिया जाए कि इंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया, ठीक है, ठीक है 20। तो ये क्या क्या परसेंटेज में हो रहा है, 20% तुमने किस पे खर्चा कर दिया, अपना बुक्स पे खर्चा किया, 60% फूड पे खर्चा किया, 20% इंटरनेट में खर्चा किया, ठीक है, ये हो रहा है। अब देखो, अब क्या है कि तुम्हारा इनकम मान लिया 1000 रुपए हो गया, ठीक है, 1000 हो गया। अब क्या हो रहा है, जहां पे तुम 20 रुपए खर्च कर रहे थे बुक के ऊपर, अब तुम मान लो 100 रुपए खर्च कर रहे हो बुक के ऊपर, ठीक है। जहां तुम 60 रुपए खर्च कर रहे थे खाने पीने के ऊपर, अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे जाके, अब तुम एग्जाम्पल मान लो 700 रुपए खर्च कर रहे हो। एंटरटेनमेंट के ऊपर तुम कितना, जहां पहले 20 रुपए खर्च कर रहे थे, अब तुम कितना खर्च कर रहे हो, 300 रुपए खर्च कर रहे हो, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालो तो क्या होगा कि यहाँ पर जहां तुम एक टाइम में अपने बुक्स के ऊपर 20% खर्च कर रहे थे, अब कितना खर्च कर रहे हो, 10% खर्च कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ? हेलो। इसका मतलब क्या है कि देखो, परसेंटेज वाइज भले ही आपका कम हुआ है, ठीक ना, परसेंटेज वाइज कम हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर तो आपका ज्यादा है पहले कंपेयर में। आपका बजट तो बढ़ा ना बुक का, लेकिन क्या है परसेंटेज वाइज कम है। क्यों कम आया परसेंटेज वाइज? क्योंकि आपका वो इनकम लेवल जहां से जहाँ जिस पैसे से आप खर्च करते हो वो आपका बढ़ गया, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, जहाँ पे मतलब मान लो कि जीडीपी मेरा मान लो कि 2 लाख करोड़ का था, ठीक है, तब ये चीज सही था। लेकिन मान लो जीडीपी 3 लाख करोड़ का हो गया, तो हो सकता है 3 लाख करोड़ जो बढ़ा है तो उसमें ज्यादा शेयर टर्सरी सेक्टर से में आया। क्लियर है? तो इस तरह क्या है कि 40% था यहाँ पे, हो गया मेरा सेकेंडरी के अंदर इतना था, 10 था, अब इतना बढ़ गया है, फिर मेरा टर्सरी इतना हो गया जीडीपी का, ठीक है। इनफ जॉब्स वेर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, से कारण कि लोग क्या हुआ कि माइग्रेट करके प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर माइग्रेट करके, ठीक है। देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन नेसेसरी। मैंने क्या बताया था एक टाइम में जब हम लोग पॉवर्टी का चैप्टर देख रहे थे, वहां पे कॉन्सेप्ट आया था मेरा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक। जैसे मान लो इंजीनियर है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो अब क्या है कि वो भैया मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन मान लो गराज में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयड थे, बट वो अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि अपना पोटेंशियल के मुताबिक उसको काम नहीं मिला है। क्लियर है?
वर्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर एम्प्लॉयड, ठीक, और जितना जरूरत है उतना मतलब उससे ज्यादा लोग हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल देखिए कि मान लो घर का किचन है, ठीक है, तो वहाँ पे मान लो कि स्टार्टिंग में मम्मी अकेले मान लो 10 रोटी बना रही है, ठीक है, तो एक आंटी गई तो उन्होंने उनका हेल्प किया, तो मान लो उन्होंने 12 रोटी मिलकर बनाया, ठीक है, तीसरी आंटी गई तो मान लो उन्होंने 15 बनाया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या होती है, एक और आंटी गई, उसके बाद ही 15 रोटी बन रहा है, ठीक है, एक और आंटी गई उसके बाद ही 15 रोटी बन रहा है, मतलब क्या कि इन दो आंटी का किचन में जाना है ना जाना बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि इनका कुछ भी प्रोडक्शन में काम मतलब वो नहीं आ रहा है रोल, मतलब कोई भी रोल नहीं है इनका, कुछ भी चीज प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो ये लोग क्या है किचन में काम तो करे लेकिन इनका काम करना है ना करना एक जैसी है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या हो सकता है बाद में हम इस चीज को इन दोनों आंटियों किसी और काम में लगा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये जो दो आंटी हो गई यहाँ पर वो क्या हो गई हमारे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखा जाए डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड, तो सब लोग काम करें बट कोई फुली एम्प्लॉयड नहीं, दिस सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयड जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है, वेयर पीपल आर एफर्टली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन पोटेंशियल, ठीक है, काम करते वक्त अपना पोटेंशियल से कम, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रैक्ट जॉब, इतना इतना है इसका डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो मैंने वही बताया अपना पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, वो आंटी पोटेंशियली अपना और ज्यादा पूरी में बनाने में हेल्प कर सकती है बट उतना जगह ही नहीं एग्जाम्पल से, ठीक है, तो कहाँ पे अपना पोटेंशियल दिखाएगी वो लोग। ये होता एमसीक्यू एक कर लो, अंडर एम्प्लॉयड अकर व्हेन पीपल, देखना अंडर एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है बट अंडर, क्या होगा इसका आंसर? क्लियर है? हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अगर इंसान अगर इंडिया के अंदर अंडर एम्प्लॉयड का प्रॉब्लम मतलब क्या, जरूरत से ज्यादा लोग अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है तो क्या नया मतलब कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में, ठीक। अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जितने लोग एम्प्लॉयड है तो उतना बहुत एक्सेस लोग एम्प्लॉयड है, ठीक, मतलब उससे कम किया जा सकता है, और डिस्गाइज से मतलब क्या कि उनका अगर हटा भी दिया जाए उनके उतने लोग कुछ लोगों को एग्रीकल्चर से तो हमारा प्रोडक्टिविटी रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयड है कहीं ना कहीं, जरूरत से ज्यादा लोग वहाँ पर इंगेज है, तो गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड लोन, उनको लोन प्रोवाइड करवा जिससे कि उनके एरिया के अंदर में क्या वो कुछ और चीज के ऊपर खर्चा कर सके या फिर कोई और बिजनेस कर सके। जैसे एग्जांपल हो गया कि मान लो कोई फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, एग्जांपल एक फैमिली है उसके अंदर मान लिया 7 लोग है, ठीक है, अब सातों के सातों का एक फार्मिंग में काम कर रहा है, तो फार्मिंग के अंदर तो क्या है कि 5 लोग भी आराम से काम कर सकते हैं, ठीक ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 लोग भी उतना ही काम करेंगे, लेकिन 3 लोग कहीं ना कहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड अंडर एम्प्लॉयड है वहां के अंदर, तो गवर्नमेंट मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो गवर्नमेंट या बैंक उनको लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक, तो वो क्या हो सकता है कि वो कल को 3 लोग क्या काम सोचे कि भैया इससे तो काम चल ही रहा है, एक काम करते हैं लोन मिल रहा है हम लोग को इजिली, तो लोन लेके एक काम करते हैं 2-3 तो गाय ले लेते हैं हम लोग, ठीक, गाय ले लेते हैं यहाँ पे जिससे उनका दूध वगैरह बेच के तो इनकम बढ़ेगा मेरा, ठीक है, तो लोग मतलब अंडर एम्प्लॉयड से क्या हुआ कि फुल टाइम एम्प्लॉयड हो गए, अब उनका जो भी चीज कंट्रीब्यूट करेंगे वो लोग मतलब अर्न करेंगे वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा। क्लियर है ये चीज? तो इसलिए क्या है गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर मनी और बैंक कैन प्रोवाइड लोन जिससे कि न्यू न्यू एक्टिविटीज डेवलप हो और मतलब अदर सेक्टर में लोग इन्वेस्ट करें और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे हो सके। कैनाल के डक्ट इरिगेशन, अब मान लो बहुत एरिया ऐसा है कि हमारा पे क्या है कि इंडिया के अंदर हार्डली 50% लैंड के ऊपर ही क्या होता है कि इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब क्या कि नहर के थ्रू पानी का जुगाड़ हो पाता है, बाकी एरिया में क्या होता है कि वो लोग गाना गाते हैं, ठीक है, बरसोरे मेगा मेगा टाइप का, वर्षा हुआ तो अच्छा प्रोडक्शन हुआ और नहीं बारिश हुआ तो प्रोडक्शन नहीं हुआ उतना अच्छा, ठीक है, अल्टीमेटली क्या है कि उस एरिया में फार्मर्स के पास कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पे क्या है करने का काम, तो अगर मान लो गवर्नमेंट वहाँ पे हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए तो क्या होगा कि उस एरिया में भी क्या है कि जहाँ पे मानसून के टाइम सिर्फ एक फसल होता है वहाँ पे 3 फसल होगा। अब नेचुरल सा बात है अगर एक फसल होता है तो लोगों को एक टाइम का एम्प्लॉयमेंट मिलता होगा, ठीक, एक सीजन में, लेकिन 3 टाइम का फसल होगा तो 3 टाइम का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी हमारा इंक्रीज होगा और प्लस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। क्लियर है? इसलिए आप कैनाल खुदवाओ वहाँ पे। क्लियर है ये चीज? कैनाल खुदवाने से क्या फायदा होगा कि आपका एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगा और प्लस आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। क्लियर है? If the government invests some money in the transportation and storage of crop, it makes रूरल मतलब रूरल एरिया में आप रोड्स वगैरह अच्छा करवाओ, ठीक है, जिससे कि एग्जांपल वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो तो अनाज का वेस्टेज कम हो, ठीक ना, तो वो सभी चीजें अब वेयर हाउस बनवाओ जहाँ पे अनाज वगैरह को स्टोर किया करवाया जा सके, जिससे कि अनाज वगैरह कम सड़े बड़े, कम वेस्टेज हो उनका, ठीक, सस्ते रेट पे उनको इंटरेस्ट पे मतलब लोन प्रोवाइड करवाया जाए, सस्ते रेट पे उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाए किसानी के लिए, ठीक है, फार्मिंग जिससे इंप्रूव हो मेरा। प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज, अब छोटा मोटा जो इंडस्ट्रीज होता है गांव के एरिया में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, जिससे कि जो एक्स्ट्रा लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो उस चीज में
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में गांव के एरिया में वहां पे एब्जॉर्ब कर सके वो सेक्टर उसको। To promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. Clear? Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their product like potatoes and onions and sell them when the price of goods, ठीक है, जब उसका गुड्स का प्राइस अच्छा होता है। मतलब कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, अभी क्या सिचुएशन होता है कि मान लो आलू का जब सीजन आया तो मेनली क्या होता है कि अचानक से जब मार्केट के अंदर सप्लाई इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है प्राइस बहुत कम मिलेगा सबको, ठीक है। तो फार्मर्स क्या होता है उनको जिस रेट में मिलता है कि वो लोग बेच देते हैं, ठीक, या फिर नहीं बिकता है तो फेंक देते हैं। न्यूज में हम लोग देखते हैं कि टमाटर नहीं बिक रहा है तो फेंक दे रहे हैं। लेकिन मान लो कि क्योंकि ये सब क्या प्रोडक्ट क्या पेरिशेबल है, क्योंकि किसान ज्यादा टाइम तक उसको अपने पास रख नहीं सकता, ठीक है। टमाटर रख नहीं सकता एक टाइम, मतलब कुछ या फिर कुछ दिनों के बाद अपने पास, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है कि उसको अगर बिकेगा नहीं तो उसको फेंकना ही पड़ेगा, वरना फायदा नहीं हो उसका कुछ। तो अल्टीमेटली अगर मान लो गांव के एरिया में कोल्ड स्टोरेज खुल जाए, ठीक है, गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज खुलवा दे, तो उससे फायदा क्या होगा कि वहां पे क्या है कि अब वहां पे क्या है कि वो फार्मर्स के अपना फेंकेगा नहीं सामान, वहां कोल्ड स्टोरेज में रखेगा वहां पे, ठीक है। और जब कुछ दिन का मार्केट का सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे अपना बेच के तो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। क्लियर है? तो इससे क्या है कोल्ड स्टोरेज जब बनेगा तो उसको बनाने में इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। फिर वहां पर जो उसका रख रखाई होगा, ठीक है, मैनेजमेंट होगा, उसके में कुछ जनरेट होगा इंप्लॉयमेंट। और प्लस फार्मर जो अपना प्रोडक्ट वहां रखेगा, ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, तो उस सेक्टर में थोड़ा सा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। प्लस फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, ठीक है, वेस्टेज कम होगा, हमारा इकोनॉमी को भी फायदा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्लियर है? सेट अप इंडस्ट्रीज दैट, अब क्या है कि गांव के एरिया में से एग्जांपल ले लिया जाए कि कोई किसान आलू बेच रहा है, ठीक है, एग्जांपल, उसको आप थोड़ा पैसा दे दो और उसको तो उस पैसे से मान लो उसने छोटा सा एक मशीन खरीद लिया जिससे क्या चिप्स बना के बेच रहा है। तो नेचुरल सा बात है जो आलू वो 2 रुपए केजी बेच रहा था पहले, अब क्या चिप्स का पैकेट में वो सेम केजी 1 केजी आलू का वो 20 पैकेट बना के बेचेगा, ठीक है। क्लियर है? तो इससे क्या वैल्यू एडिशन हुआ, तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा नया नया सेक्टर के अंदर, क्योंकि जो फार्मर्स है, ठीक ना, उसको तो आलू का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब एक जो नया सेक्टर है लेज खाने वाला कंपनीज का, उससे क्या होगा कि उस जो वहाँ पे काम करेगा, ठीक है, तो उसके वर्कर्स को भी पैसा मिलेगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन जो वेंडर्स बेचेगा, दुकानदार बेचेगा, ठीक ना, उसको भी पैसा मिलेगा, तो इनकम जनरेट होगा। क्लियर है? set up industry that produce set up industry that process vegetables and agriculture produce like potatoes, sweet potatoes, rice, wheat, tomato, ठीक है, ये सबको करके अपना बाहर में बेचे, ठीक है। तो उससे भी हमारा इनकम जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, मैंने बोला ना सुन के लग रहा है क्लास 10 का बुक है, कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, जो चीज है ना वो बहुत ही ज्यादा काम का है। वो बोला तो मेंस के अंदर भी चीज काम आने वाला है, आंसर राइटिंग के अंदर, इसलिए एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल। अब क्या होता है देखो, अब मेनली क्या होता है, हर स्टेट क्या होता है, हर स्टेट का अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग होता है। क्योंकि क्या होता है कि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई भी क्रॉप को उगने के लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर एक टाइप से इन्वायरमेंट चाहिए, जो वेदर बोल लिया जाए, ठीक है, वो चाहिए हमको। अब क्या होता है क्योंकि हमारा कंट्री इतना वाइड है, ठीक ना, यहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ, ठीक है, ये यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ तक गया, तो इतना मतलब डाइवर्सिटी हमारे कंट्री के अंदर कि मतलब क्या होता है कि हर स्टेट के अंदर या हर रीजन के अंदर कुछ कुछ टाइप के लोग चीज फेमस होता है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि बंगाल फेमस फॉर राइस, पंजाब फेमस फॉर व्हीट, ठीक है, गुजरात फेमस फॉर ये ग्राउंडनट, राजस्थान फेमस फॉर मस्टर्ड, ठीक है, फिर ये केरला फेमस फॉर क्या स्पाइसेस, ठीक है, मसाला वगैरह के लिए, ठीक है, यहाँ पे फिर आंध्र प्रदेश हो गया तो उसके लिए फिर सरसों हो गया, चावल हो गया, ये सब चीज के लिए फेमस है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया तो आम वाम के लिए फेमस है। तो हर एरिया के लिए ये चीज है। तो मेनली क्या क्या आपको इंप्लॉयमेंट जनरेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, वो जिस एरिया जो एरिया में जो चीज प्रोड्यूस हो रहा है आपका, ठीक है, उस एरिया में वो चीज प्रोड्यूस करने पर ध्यान दो। क्योंकि क्या होता है वहाँ क्लाइमेट के हिसाब से वो चीज अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या है, जो विदर्भ का एरिया है आपका, वो क्या है कि आपका सूखा वाला एरिया, ठीक है, वहाँ पानी की कमी है। तो पानी की कमी है तो भैया आप उसके हिसाब से क्रॉपिंग करो ना, जहाँ पे वैसा क्रॉप लगाओ कि जिसमें कम पानी लगता है। लेकिन आप क्या लगा रहे हो वहाँ पर, शुगर केन लगा रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है। तो कहीं ना कहीं ये अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक। तो मतलब क्या कि अगर हम लोग अपना फार्मिंग मतलब इन्वायरमेंट को समझ के, ठीक है, अपना इन्वायरमेंट को समझ के उस एरिया का उसके हिसाब से क्रॉपिंग करें, तो हमारा क्या एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल हो जाएगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे विदर्भ का एरिया है, ऑलरेडी पानी की कमी है, तो ऐसे में अगर एग्रीकल्चर में शुगर केन लगा रहे तो प्रोडक्शन शुगर केन का अच्छा होगा भी नहीं, प्लस ग्राउंड वाटर जो ऑलरेडी आपका कम है और कम हो जाएगा, तो वाटर स्कार्सिटी यहाँ जनरेट होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप ऐसा क्रॉप लगाओ जिसका पानी कम लगेगा, जैसे आप पल्सेस लगाओ, ठीक है, या बाजरा लगाओ, या फिर जो कोरस ग्रेन होता है मेरा, ठीक है, ये सब लगाओ, तो उससे क्या होगा, उससे पानी का डिमांड कम होगा, तो आपका प्रोडक्शन भी होगा, इनकम भी बढ़ेगा, और प्लस आपका सस्टेनेबल भी होगा एग्रीकल्चर, ठीक है।
तो इसलिए आप ब्लाइंडली हर एरिया में फॉलो मत कर दो कि अरे वहां पे होता है तो उठा के हम लोग यहाँ पर ले आते हैं लगाने के लिए। आप समझो पहले अपने एरिया को, उसके बाद से वो करो, ठीक है। तो every state or region has potential for increasing the income and employment for the people in that area, ठीक। required proper planning and support from the government। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको पता है कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ सीजन में काम नहीं मिल पाता, इसलिए क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितना प्रोडक्टिविटी हमको बढ़ाना उस पर काम कर ही रहे। उसके अलावा क्या है कि अब जिनके पास खेत नहीं वो लोग क्या काम करें, ठीक है। जिनको खेत नहीं है, जिनके पास कैपिटल नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाया था मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा मैंने क्या बताया था ऑलरेडी, क्या था इसके अंदर 100 दिन का काम दिया जाता है लोगों को, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 मनरेगा, अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर नीड इन वर्क। तो ऐसे मतलब जो जाके बोलेगा मनरेगा वाले के पास मैं काम से, इसको काम देना ही पड़ेगा, उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वो लीगल राइट है। All those who are able and are in need of work in rural area are guaranteed 100 days of employment in year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people। मतलब ये रहा मनरेगा वाले का ऑफिस, ठीक है। रूरल एरिया में मिल होता है, ठीक। वहां जाके हमारा जेठालाल ने ये बोला कि भैया मेरा दुकान बंद हो गया गरा इलेक्ट्रॉनिक्स लॉकडाउन में, तो आप मेरे को काम दे दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, अभी क्या सिचुएशन हो रहा है कि गांव के शहर के एरिया में क्या लॉकडाउन है, सब कुछ बिजनेस ठप हो रहा है, तो लोग क्या करें, माइग्रेट करके जा रहे गांव, ठीक। तो जेठालाल का जरा मान लो मुंबई में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक शॉप था, ठीक है। उसका वो दुकान नहीं चला, वो बिक गया, सब कुछ चला गया, ठीक है। सब कुछ बेच बाच के छोड़, कहाँ चला गया, गाँव चला गया गुजरात के अंदर। अपने गाँव भरूच में जाके वो क्या कर रहा है, मनरेगा के ऑफिस में जाके उसने बोला कि भैया काम दे दो मेरे को, ठीक है। अब क्या है कि उसको मना नहीं कर सकता है कि आपको काम नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा ये चीज होगा, जितना लोग काम मांगने आएगा उसको काम देना पड़ेगा, 100 दिन गारंटी है ये, ठीक है। तो मान लो जेठालाल काम मांगने आया यहाँ पे, ठीक है। उसका उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया काम के ऊपर, तो मान लिया जाए ये अगर फेल होता है तो काम नहीं दे पाता है, तो बाद में इसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया मतलब क्या, मनरेगा के अंदर हमारा ये स्कीम है, ठीक ना, कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का प्रोविजन है। क्लियर है, ये चीज अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स में मिसिंग है ये चीज, लेकिन एक बार यूपीएससी ने पूछ के यहाँ पे टिकल कर सकता है, फंसा सकता है। क्लियर है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का प्रोविजन है हमारे कंट्री के मनरेगा के अंदर। क्लियर ये चीज, हेलो, क्लियर है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के अंदर में मेनली क्या डिफरेंस होता है इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे पीपल एश्योर्ड, उनको पता होता है भैया आज मेरे पास काम है तो कल भी मेरे पास काम रहेगा, ठीक है। मेरे को एश्योर्ड सैलरी आने वाला है, ठीक। यहाँ पे वर्क सिक्योरिटी रहता है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है मेरा, ठीक है। रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनके पास सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, तो क्या वर्किंग आवर उनका फिक्स होता है, ठीक है। तो ये रहा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये रहा मेरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब क्या यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ जॉब है, बट यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है। आपने आज आज अगर में कोई काम वाली बाई काम करे कल उसको फटा सकते हो, वो कुछ नहीं बोल सकते, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्कर्स का फिक्स टाइम होता है कि भैया 8 घंटा काम करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई फिक्स टाइम नहीं, आप कभी भी ओवर टाइम से करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वर्कर्स के पास राइट होता है अपना, यहाँ पे कोई राइट्स नहीं है। क्लियर, इफ दे वर्क मोर, जो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कोई वर्कर ज्यादा काम करवा रहे हैं आप उनसे, तो आप उनको ओवर टाइम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ओवर टाइम नहीं देना पड़ता है, ठीक है। So they are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. They also get several other benefit from the employer. Employer मतलब जो काम दे रहा है ओनर, ठीक ना। तो यहाँ पे अदर बेनिफिट भी मिलता है, लाइक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि जैसे होता है ना गवर्नमेंट जॉब में जो काम कर रहा है उसको 2 बच्चों के लिए कुछ कुछ पैसे मिलते हैं एडुकेशन का संभालने के लिए, तो लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पे एडुकेशन का बेनिफिट मिलता है, हेल्थ का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होता है उनका पेड लीव मिलता है, ठीक ना, साल में। तो दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडे, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, ये सब मिलता है उनको, ठीक ना। ग्रेट्युटी में मिली मतलब क्या होता है कि जो कोई एम्प्लॉयड अगर मान लो कि एम्प्लॉयड अगर पर्सन कोई काम कर रहा है वो रिटायर होता है, तो लास्ट में क्या होता है कि वो कंपनी उसको एक तरह से एक सम ऑफ मनी देता है। ये एक तरह से ये बोले भैया आपने इस इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया, ये इंस्टीट्यूशन आपका शुक्रिया अदा, ये रहा आपके ग्रेटिट्यूड में हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज हो। तो मेनली क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग काम करता है उसको क्या मिलता है, पेड लीव मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, भैया आपने जिस दिन काम किया आपको मिला, लेकिन जिस दिन आपने काम नहीं किया उसको कुछ नहीं मिला। क्लियर है,
दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट अंडर द लॉ। यहाँ पे क्या होता है, लीगल प्रोविजन होता है, उनको मेडिकल मिलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके पास क्या होता है, जहां काम करता है वहां पे बेसिक आपको नीड्स पूरा करना पड़ेगा, लाइक एग्जांपल पंखा, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए वहां पर, ठीक ना। आपका फिर पीने का पानी होता है, बाथरूम वगैरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉ के द्वारा मेंशन है यहाँ पे, इसलिए और ये लोग क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होता है, इसलिए गवर्नमेंट का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ता है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर्स हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। When they retire, these workers get pension as well। यहाँ पे क्या होता है, वर्कर जब रिटायर करेगा तो उसको पेंशन मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस क्लियर हुआ? अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट व्हिच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होता है, क्लियर है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर नॉट फॉलोड, ठीक है, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग करने वाला उनके पास होता नहीं है। दे आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। कोई रेगुलर जॉब नहीं होता, आज काम हुआ तो आज मंगा लिया, वरना नहीं काम है तो मत मंगाओ, उनको ऐसा है, लो पेइंग जॉब होता है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम करेगा भी तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है, जितना आपका सैलरी है, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो ना, तो जितना आपका सैलरी है उसका डबल आपको मिलेगा ओवर टाइम रेट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे ड्यू टू सीकनेस, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, यहाँ पे कोई सिक्योर नहीं एम्प्लॉयमेंट। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, तो जब मन तब उसको हटा सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ एक पर्टिकुलर रूल है। अब जैसे यहाँ पे बताओ एक एग्जांपल में क्या, कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन लगता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन है, कौन कौन यहाँ पे ऑर्गेनाइज में आएगा, कौन कौन अनऑर्गेनाइज में आएगा, बताओ। एक नंबर क्या है, अ टीचर टेकिंग क्लास इन ए स्कूल, स्कूल में एक टीचर ऑर्गेनाइज में होगा, ठीक है। अ फार्मर इरिगेटेड हर फील्ड, ये किस में आएगा, ठीक है। अ डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज, ठीक है। बिग फैक्ट्री है तो यहाँ पे बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, इसी एक अगर मान लो कि कोई हैंडलूम वीवर अपने घर में काम करा तो अनऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। ये सब चीजें। हाउ टू प्रोटेक्ट, अब हमने क्या देख लिया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है, वर्कर्स का कहने का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, उनको कम रेट मिलता है, ठीक है, कम सैलरी मिलता है, कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है, ना मेडिकल बेनिफिट, ना पेंशन का प्रोविजन, कुछ नहीं है, ठीक ना, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो अब उस चीज को कैसे रोक सकते हैं हम लोग, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर्स को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। अब क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मेरा बहुत कम मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग जो एम्प्लॉयड है, कहाँ पे एम्प्लॉयड है मेरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। मैंने क्या बताया था, 90% जो लोग है इंडिया के अंदर किसमें काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने के पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है, काम करे जब तक, ठीक है, काम बंद हो गया तो कुछ नहीं है, ठीक। तो मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेस in the organized sector, they adopt such strategy to evade taxes and refuse to follow law and protect a laborer। एक सेकंड, कितना लंबा हो गया ये देख लेते, बिकॉज बहुत लंबा सेशन हो गया अभी, तो लग रहा है छोटा सा ये, ठीक है, तो हिम्मत बांध लो, ठीक है, माइंड का। एक सेकंड बस, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, बहुत सारा, अब देखो होता ही है ना कि मैंने क्या बताया, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये करना पड़ेगा। सिंपल समझो एक चीज, कि अगर मान लो कोई बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक ना, तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर कोई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है तो उसका खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको अपने वर्कर्स को एक सफिशिएंट मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा, एक एनवायरमेंट देना पड़ेगा, पेड लीव देना पड़ेगा, ठीक है, ये सब झमेला है। तो सिंपल सा बात है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला सोचेगा कि भैया इतना सा झमेला क्यों पालना, एक काम करते हैं क्या, कि भले ही मैं ऑर्गेनाइज हूँ, एक काम करता हूँ क्या, कि मैं कोई डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, अपना काम जो है, ठीक ना, छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक। ऊपर से वो खुद को ऑर्गेनाइज दिखाएगा, लेकिन अंदर अंदर खाने में वो काम क्या करेगा, वो रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास वो रजिस्टर्ड करवाएगा, एक बार वो ऑर्गेनाइज बन गया, तो उसको फिर अपना खर्चा कहीं ना कहीं कंप्लायंस के उस लॉ एंड ऑर्डर जो गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको फॉलो करने के लिए उसका खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है ना। जब तक एक कंपनी या सेक्टर
अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसको अपने लेबर के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो रजिस्टर्ड होकर ऑर्गेनाइज बनेगा, उसको अपने लेबर को बेनिफिट देना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट करने में क्या है कि जो ओनर है उसको थोड़ा मोड़ा लॉस है। क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवेट टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉ एंड अदर प्रोडक्ट। मतलब अपने आप को, जो अदर लेबर लॉ वगैरह होता है उसको खुद को बचाने के लिए क्या करता है, वो बड़ा है, वो चाहे तो रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन फिर भी वो रजिस्टर करवा के ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है, ठीक है, जाता है। क्लियर है? अब कोई सेक्टर ऑर्गेनाइज है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है उसका गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक। गवर्नमेंट के पास अगर रजिस्टर्ड है मतलब एक तरह से वो कंपनी या फिर वो सेक्टर, तो वो फर्म तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो जाएगा, नहीं है तो अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी लो ले ली सैलरी, क्योंकि अगर मान लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है तो कम सैलरी देना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा अपने वर्कर्स को। दे आर राइट, हाँ। हाँ, तो दे आर ऑफन एक्सप्लॉइट एंड नॉट पेड अ फेयर वेज। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन भी होता है और उनको फेयर वेज भी नहीं मिलता है, ठीक। दे आर अर्निंग आर लो एंड नॉट रेगुलर। उनका अर्निंग भी बहुत कम होता है, प्लस हमेशा रेगुलर इंटरनेट पे दिया भी नहीं जाता है, बहुत बार इवेंट भी कर दिया जाता है, ठीक है, भैया कल लेना, परसों लेना, अगले हफ्ते लेना, इस टाइप का, या 2 महीने का एक साथ ले लेना। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट। सिक्योर भी नहीं होता है, अदर बेनिफिट भी नहीं होता है। सिंस अब 1990 से क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारा एलपीजी का पॉलिसी था कि भैया आपको ग्लोबलाइज होना है तो आप गवर्नमेंट कंट्रोल हटाओ सब चीजों से, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल आप हटाओगे तो गवर्नमेंट जॉब भी कम होगा, इसलिए क्या है कि धीरे धीरे 1990 से क्या हो रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था वो रिड्यूस हो रहा है, हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। Since 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the losing their jobs in the organized sector। तो 1990 से बाद क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम खो रहे हैं, ठीक है। These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earning. Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the worker in the unorganized sector। मतलब क्या, एक साइड हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि अभी जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी प्रोटेक्शन हो, उनको भी बेनिफिट मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े, ठीक है। मतलब क्या, हमको काम भी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, प्लस क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी इंप्रूव करना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो मतलब क्या कि भले ही पकौड़ा बनाना एक एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक ना, लेकिन वो कोई सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक। अगर आज बारिश का मौसम है तो बेचारा कहाँ बेचेगा, लॉकडाउन लगे तो कहाँ बेचेगा, फिर तो भूखे ही मर रहा है ना वो तो, ठीक। उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई मिनिमम वेज नहीं है, एक मान लो एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्या होगा, नहीं होगा, कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है, कुछ भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं है। क्लियर है? नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड, इतना इतना वही बोला कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, ठीक। दिस फार्मर नीड, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोग काम करे, फार्मर्स लोग, ठीक है, उनको क्या क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, एडिक्वेट फैसिलिटी चाहिए, टाइम पे सीट चाहिए, टाइम पे क्रेडिट चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपना कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पॉवर्टी के चैप्टर में। इन द अर्बन एरिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ठीक, वहां पे उनको क्या करना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाना चाहिए वहां पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जॉब्स को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, रैक पिकर्स हो गए, ठीक है, गारमेंट मेकर्स हो गए, यहाँ पे काम करते हैं। दी द कॉजल कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड प्रोटेक्टेड, ठीक है। चाहे वो अर्बन एरिया में हो चाहे रूरल एरिया में, जो वर्कर्स है कॉजल वर्कर्स, ठीक, एग्जाम्पल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, उनको प्रोटेक्शन चाहिए। Beside getting the irregular and low paid job, वर्क दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक ना। तो एक तो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन तो उनको फेस करना ही पड़ता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी अलग फेस करना पड़ता है। लाइक एग्जांपल, अगर मान लो सिंपल सा बात है, कोई एग्जांपल सफिशिएंट इनकम नहीं जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसका कम एरिया में काम कर रहा है, मतलब कम उसका जो जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो काम कर रहा है, ठीक, वो सफिशिएंट इनकम अर्न नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, सोसाइटी के अंदर भी क्या होता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या है कि साथ में उन लोगों का सोशल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। तो बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड द लो वेट पेड जॉब, these workers also face social discrimination, protection and support
to the unorganized sector workers is thus necessary for both economical and social development। क्योंकि अगर उनका अब क्या है कि देखो सिंपल सा बात है ना, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, ये चीज सोचो। सोचो ना कि अगर मान लिया जाए कल को शादी का बात हो रहा है, ठीक है, किसी लड़की का शादी की बात हुआ, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है क्या कि भले ही एक इंसान है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, एक है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, मान लो गवर्नमेंट जॉब में कर रहा है, ठीक, मैंने कहा मान लो कि 30,000 कमा रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल एक आदमी, ठीक है, इसका खुद का एक ढाबा है या फिर खुद का एक मान लो कोई छोटा मोटा दुकान है, वो महीने का मान लो कि 60 भी कमा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है लोगों के बीच में, लेकिन क्योंकि इसके पास जॉब सिक्योरिटी है, तो इसलिए जब शादी का टाइम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पप्पा जी, ठीक ना, तो हाथ इसको नहीं देंगे बच्चे का, इसको हाथ देंगे, बिकॉज यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। तो क्लियर है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम कहीं ना कहीं एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन कॉज कर रहा है। एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो मैं एग्जाम्पल ऐसा देता हूँ कि जो दिमाग में हिट करे, ठीक है। हाँ, तो besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination। एग्जाम्पल देख लिया, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट to the unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development के लिए चाहिए, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन करेंगे तो ये सब चीजों का। इस चैप्टर हमने क्या क्या देखा, बस उसी का दिया है, बस ये देख लो। उसके बाद हमने क्या देखा था, पब्लिक सेक्टर होता है और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर होता है। मतलब क्या, अगर किसी एरिया किसी सेक्टर के अंदर, ठीक ना, गवर्नमेंट काम कर रहा है, वो सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर, तो पब्लिक सेक्टर होगा। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के कंट्रोल में है तो मेरा क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, ठीक है। एक होता है क्या, मिक्स सेक्टर भी होता है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करता है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। मतलब क्या, कोई भी इंडस्ट्री है वहां पर अगर 50% जो शेयर है, मोर देन 50% जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है, तो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। और वही मोर देन 50% अगर प्राइवेट के पास है तो प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। इन प्राइवेट सेक्टर ownership of assets and the delivery of service is in the hand of private individual or company. Activities in the private sector are guided by motive। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो एक्टिविटी होती है, देखो पब्लिक सेक्टर में जो है, ठीक ना, और प्राइवेट सेक्टर में जो काम हो रहा है, ठीक, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर में जो एक्टिविटी हो रहा है उसका मोटिव क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो काम हो रहा है उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। तो एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना भी होता है, लेकिन इनका मेन मोटिव होता है क्या, सोसाइटी को बेनिफिट देना। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector, जैसे कि हम सोसाइटी के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीज चाहिए होता है हम लोगों को, ठीक है, एक कंट्री के लोगों को, जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकते। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर वही काम करेगा जहां पर उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल रोड बनाना, ब्रिज बनाना, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों बनवाएगा रोड और ब्रिज, उसको तो इससे फायदा कुछ है नहीं, वहां से प्रॉफिट हो नहीं रहा उसमें ज्यादा। तो इस सब चीज का काम कौन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। So there are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at reasonable cost. Some of these needs spending large sum of money which is beyond the capacity of the private sector, also collecting money from thousands of people। अब जैसे एग्जांपल मान लो रोड बनाने का काम है, ठीक है, तो पहला चीज तो क्या है, रोड बनाने का काम हो गया, फ्लाईओवर बनाना है हमको, ठीक है। तो मेनली क्या है कि अपने आप में इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि कोई कंपनी या फिर कोई एक इंडिविजुअल इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए उसमें, ठीक। और दूसरा बात, अगर मान लो बना भी लेता है तो उस चीज का जो यूज करने वाला जो यूजर होगा, तो उस यूजर से जो चार्जेस वसूलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना फुर्सत नहीं कि वो जाके हर इंसान से जो रोड का मान लो रोड बना दिया उसको, ठीक है, और वहां पे फिर जो रोड का यूज कर रहा है उससे पैसा इकट्ठा करते रहे अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर रिकवरी करने के लिए कॉस्ट को, ठीक है। Also collecting money from the thousand of people who use this facility is not easy. Even if they do provide these things, they would charge a high rate of their use। ठीक है, अगर बनाता भी तो प्राइवेट सेक्टर बहुत हाई रेट करेगा, चार्जेस करेगा। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू एवरीवन। इसलिए गवर्नमेंट को इन सारे सेक्टर में खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का या पब्लिक सेक्टर का होना भी जरूरी है, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर नहीं करने वाला है, ठीक है। There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourages। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो कि गांव के एरिया में क्या है कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट अगर चाहता है, गवर्नमेंट ये चाहता है कि गांव के एरिया में डेवलपमेंट हो, ठीक ना, तो सिंपल सा बात है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहता है ये एरिया में डेवलपमेंट हो, ठीक, तो सिंपल सा बात है गवर्नमेंट को यहाँ के लिए रोड बनाना पड़ेगा,
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो एरिया में कोई इंडस्ट्री वहां जाके अपना इंडस्ट्री बिठाएगा और प्रोडक्शन करेगा। क्लियर है? जैसे गवर्नमेंट को भी क्या है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्राइवेट सेक्टर उस इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसके बेस पे वहां जाके इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है ये वाला, कोई बात नहीं, अब खत्म, ये थोड़ा सा धैर्य रखो। तो हाँ खत्म, ये गवर्नमेंट इन इंडिया बायज, जैसे एग्जांपल हम देखा था ना पीडीएस सिस्टम के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि सस्ता एमएसपी पे अनाज खरीद के स्टोर करके फिर उसको पीडीएस शॉप से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये काम प्राइवेट सेक्टर तो करेगा नहीं, सस्ते पे क्यों देगा अनाज, उसको तो नुकसान ही है, तो ये काम गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, जिससे फूड सिक्योरिटी प्रमोट हो। गवर्नमेंट इन इंडिया बायज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट द फेयर प्राइस, दिस इट इज स्टोर इन द गोडाउन एंड सेल एट द लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रू द राशन शॉप। ऑलरेडी हमने देखा ये चीज, ये काम प्राइवेट सेक्टर क्यों करेगा, इसलिए गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट, इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। पीडीएस के थ्रू फार्मर्स को भी सपोर्ट करता है जिससे उसको एमएसपी मिल जाए, और कंज्यूमर को भी सपोर्ट करता है जिससे उसको सस्ते रेट पे अनाज मिल जाए। There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government, जिसको गवर्नमेंट को ही खर्चा करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल डिफेंस ले लिया जाए, प्राइवेट सेक्टर क्यों डिफेंस पे खर्चा करेगा, तो गवर्नमेंट का काम है ना डिफेंड करना। तो द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, एजुकेशन हो गया, ये सब हो गया, इससे सबको इक्वलिटी मिल सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज एबिलिटी ऑफ वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो अब क्या सिंपल सा बात है कि अगर मान लो पानी, सब लोग तो बोतल वाला पानी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, अगर प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर तो सबको पानी बोतल में बेचना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो जो आदमी अफोर्ड नहीं करता उसका क्या होगा फिर, इसलिए क्या है कुछ कुछ ऐसा चीज है जो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल पानी, पीने का पानी अवेलेबल कराना, ठीक ना, availability of safe drinking water, household facilities for poor and the food and nutrition security. It is also the duty of the government to take care of the poorest and the most ignorant region of the country through increased investment. जो एरिया अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे मतलब बहुत ही पुअर एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उस एरिया में प्राइवेट सेक्टर जाके इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास कोई इंटेंशन नहीं, कोई मोटिव नहीं है उसका वहां जाने का, तो गवर्नमेंट को वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।